ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए कुंडली की स्कैनिंग का विषय ले लेते हैं। यह कुंडली आई थी हमारे पास स्कैनिंग के लिए, जिसके द्वारा हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला। कुंडली की स्कैनिंग जो होती है वो हर एक कुंडली के लिए अलग करी जाती है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि एक ही ग्रह दशा में दो लोग पैदा हुए हों, जैसे जुड़वा हों, तो एक ही अर्थ निकाला जाएगा क्योंकि ग्रह की पोजीशन एक ही बैठी हुई है। स्कैनिंग जब करी जाती है तो ग्रह की जो ऊर्जा है और साथ में आपके शरीर के अंदर जो उसका रिसीविंग पॉइंट है, दोनों को रीड करा जाता है और समस्या को समझने का प्रयास करा जाता है और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए उपाय यानी रेमेडी दी जाती है। अब ये जो कुंडली है इसमें 3 मुख्य जो पॉइंट्स रहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें जातक जो है परेशान बना हुआ था और जातक को गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी, तो पहले समझा गया। तो 3 पॉइंट्स इसमें यह है कि बृहस्पति और शनि की लड़ाई ने इस कुंडली को लगभग बर्बाद करके रख दिया। दूसरा इसमें पॉइंट था कि भाग्य में धन लिखा है, फिर भी जातक जो है बाहरी व्यक्तियों से मांगने पर विवश बना हुआ है। और बुध की बड़ी विशिष्ट प्रकृति हमारे को सीखने को मिली केवल कुंडली की स्कैनिंग में ही। इसी विद्या में कुंडली स्कैनिंग ने सिखाया कि बुध कभी भी धोखा दे सकता है। अब पहले कुंडली को समझ लेते हैं और थोड़ा सा आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा, एक प्रकार से छोटा सा अभ्यास हो जाएगा कि कुंडली की स्कैनिंग जो है वो कैसे करी जाती है और कैसे समस्या को पकड़ा जाता है और कैसे ग्रहों के जो काम करने का तरीका है उसको स्कैनिंग विद्या में समझा जाता है। स्कैनिंग के लिए केवल 3 ही चीज़ चाहिए होती हैं। डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। कुंडली बनी हो या नहीं बनी हो, ये 3 चीज़ों से ही लगन बन जाता है और लगन को हमारा जो स्कैनिंग का जो पैनल है उस पर डाल दिया जाता है। उसके पश्चात ग्रह एक प्रकार से स्वयं से बोलने लग जाते हैं क्योंकि ऊर्जा जो है पैनल पे आ जाती है और कई बार जातक को यह पता नहीं होता है कि यह ऊर्जा पीछे से कई जन्मों से लगातार चलती आ रही थी और उस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो आउटकम आ रहा है उसका पे देखते हुए उसको उसके रिएक्शन पे काम करा जा रहा है। ये मतलब कि समस्या कहीं और है, आउटकम जो आ रहा है आउटकम को देखते हुए उपाय करे जा रहे हैं और समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है क्योंकि समस्या कहीं और बैठी हुई थी। अभी जो कुंडली है ये 3 नंबर की कुंडली है, यानी कि ये 3 नंबर लगन वाली कुंडली है, जिसमें जो लग्नेश हैं वो बुध हैं। मिथुन लगन की ये कुंडली है। अब लगन में पहले घर में ही आप देखेंगे कि गुरु के आगे LP1 लिखा हुआ है और एक C ब्रैकेट में गुरु को रखा गया है। यहाँ स्कैनिंग में C ब्रैकेट जब भी किसी ग्रह को दी जाती है, सिंगल C ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है कि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। डिग्री के आधार पर इसको समझा जाता है, यानी कि अभी तक भी कोई भी ऐसा उपाय नहीं करा गया है जिससे जो स्थिति जो जातक अपने गर्भ से लेकर आया था वो कुछ भी सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो जन्म के समय जो दशा है, जो ग्रहों की जो ताकत है वो कम नहीं करी जा सकती या बढ़ाई नहीं जा सकती। तो पैनल पे एक्यूरेट आ जाता है कि अभी तक जो वर्तमान पोजीशन है उसमें ग्रह की ऊर्जा या ताकत कैसी बनी हुई है। तो इसमें 3 जो है ग्रह हैं जिनमें बहुत कम ताकत है। तो उसमें सबसे पहला है गुरु, जो कि लगन में बैठा हुआ है। और स्वामी ये किसका है? स्वामी ये 7th सेक्शन का है, जिससे कि हर महीने पैसा आता है जातक के पास।
कोई भी जातक हो, 7वें घर के स्वामी हैं, 9 नंबर राशि के गुरु। और जो प्रोफेशन का सेक्शन है और साथ में जो माता पिता की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसको भी दर्शाता है केवल स्कैनिंग में। वहाँ केतु भी बैठे हुए हैं, उसके आगे वी लिखा हुआ है। वी का मतलब है वक्री, जो कि इनकी मूल प्रकृति है, राहु और केतु की। ये हमेशा वक्री ही चलते हैं। तो ये 2 सेक्शन का स्वामी बैठा हुआ है बहुत कम ताकत के साथ पहले भाव में। तो ये भ्रांति बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा कि लगन में अगर बृहस्पति देव बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा है, कुंडली के आधे से ज़्यादा दोष समाप्त हो जाते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन यह हर एक कुंडली पर लागू होगी या नहीं होगी, इसी को निकालना पड़ता है। और लागू हो रही है तो उसके पीछे क्या कारण है, और अगर ऐसी व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे भी क्या कारण है, इसी को डीप स्कैनिंग बोलते हैं। खंगालना पड़ता है ऊर्जाओं को, और व्यक्ति का वर्तमान जो आचरण है और पूर्व जो कर्म रहे हैं उनका भी एक बड़ा इम्पैक्ट बना रहता है पूरी कुंडली में। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अपने मनमर्जी आचरण करते रहो और यह बोलो कि ये तो मात्र ग्रह हैं, ये प्रभाव नहीं डाल सकते हमारे ऊपर। तो प्रभाव डालते ही डालते हैं। ऊर्जा धीरे धीरे अपना काम करती जो है चली जाती है और व्यक्ति प्रभावित होना शुरू हो जाता है। अब दूसरा घर देखेंगे, इसमें दूसरे घर में सूर्य हैं, उसके आगे भी सिंगल सी ब्रैकेट लगी हुई है, LP3 लिखा हुआ है, यानी सबसे कमज़ोर ग्रह की श्रेणी में ये 3रे नंबर पे है। बुध बैठे हुए हैं, जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बुध जो है बहुत आसानी से सूर्य देव को इस भ्रम में रखे हुए थे कि मैं आपके साथ हूँ, जबकि साथ वो दे रहे थे शनिदेव का। ये प्रकृति है बुध की ऊर्जा आधार पर। और शनि भी यहाँ बैठे हुए हैं दूसरे घर में, और शनि के आगे डबल सी ब्रैकेट लगी हुई है। डबल सी ब्रैकेट उसी ग्रह को स्कैनिंग में दी जाती है जो सबसे ज़्यादा ताकत रखता हो, और अभी भी उसकी ताकत जो है वो बनी हुई है, भले ही आप उसका ग्रह जो करवाना चाह रहा है उसका अनुसरण कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब इस बात को समझिएगा, स्कैनिंग में बड़ा ये सरल है कि शनि जब भी 8वें घर से संबंधित होगा और बहुत ज़्यादा ताकत होगी, या ऐसा समझिए कि तुला राशि में बैठ जाएगा यानी उच्च का हो जाएगा, तो शनि की ही चलती है पूरी कुंडली में, यानी शनि के नियम और शर्तों पे ही आपको चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो लगभग आपकी आधी आयु बीत जाएगी। जीवन के 50 वर्ष, 55 वर्ष या 60 वर्ष ऐसे ही बीत जाएंगे, और उसके पश्चात भी ईश्वर की कृपा रही तो कोई जीवन में आ पाएगा और वो आपको समझा पाएगा कि यह जीवन जीने का तरीका नहीं है। जीवन में हर प्रकार के मार्ग आते हैं, उन मार्गों को एक ही तरीके से पार नहीं करा जा सकता है, क्योंकि धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है, वह बदलता रहता है। आगे बढ़ेंगे 3रे सेक्शन पे, जो कि सूर्यदेव का सेक्शन है। 3रा जो भाव है सिंह राशि है, यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर चंद्रदेव बैठे हुए हैं और LP2 यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि ये सबसे कम ताकत वाले ग्रहों में दूसरी श्रेणी में आते हैं। और 4थे घर में राहु बैठे हुए हैं, वक्री हैं, जो कि मूल प्रकृति रहती है। ये कन्या राशि यहाँ पर आ जाती है। इसके पश्चात समझेंगे कि जो द्वादश भाव है, अंतिम भाव है, 12वां जो 12th हाउस है, शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं 2 नंबर राशि में, स्वग्रही होके बैठे हुए हैं, वृष राशि के बैठे हुए हैं। ये इनकी मूल राशि है, इनकी अपनी खुद की राशि है। 2 नंबर और 7 नंबर, वृष राशि और तुला राशि। साथ में मंगल भी बैठे हुए हैं और इसके शुक्र के आगे H लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर शुक्र के आगे जब H लिखा हुआ है तो शुक्र जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मदद करने का प्रयास करते आ रहे हैं, भले ही आप उस सहायता को समझ पाओ या नहीं समझ पाओ। शुक्र बहुत वेलकम कर रहे हैं इस कुंडली में कि आप चलना शुरू करिए, जैसी यथासंभव मेरा प्रयास होगा मैं करूँगा। अब इस बात को समझिए कि जो लग्नेश है, बुधदेव हैं, वह दूसरे घर में बैठे हुए हैं। लग्नेश दूसरे घर में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव के स्वामी और भाग्य स्वामी शनिदेव बहुत अधिक ताकत के साथ बैठे हुए हैं दूसरे घर में।
सूर्यदेव मेहनत के घर के स्वामी होकर अपने घर से पीछे बैठे हुए हैं, यानी कि दूसरे घर में बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर ताकत के साथ, बल नहीं है उनके अंदर। डिग्री आधार पर, और डिग्री आधार जो है ऊर्जा के पैनल पे रीड करा गया है, केवल वो नहीं कि अक्षर लिखे हुए हैं उस पे नहीं। और दूसरे घर के स्वामी में कर्क राशि आ जाएगी, यानी चंद्रदेव भी LP2 यानी कि कमज़ोर ताकत के साथ तीसरे घर में बैठे हुए हैं। तीसरा घर जो है वो व्यक्ति की स्कैनिंग में मूल जो प्रकृति है उसको भी दर्शाता है। और चंद्रदेव का मतलब हो गया कि चंद्रदेव का प्रभाव तब तक रहेगा जब तक 16 दिन की जो कला है वो पूर्ण नहीं हो जाती। उसके पश्चात जैसे जैसे चंद्रमा अमावस्या की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जातक की मूल प्रकृति, धन और करा गया परिश्रम पे भी फर्क पड़ता जाएगा। इसको भी ठीक करा जा सकता है बहुत आसानी से, लेकिन यह समस्या नहीं है। समस्या यह है इस कुंडली में कि शनि की ताकत बहुत ज़्यादा है और शनि अष्टम भाव से संबंध रखते हैं। जैसे मैंने पहले आपको समझाया कि अष्टम भाव के अगर शनि हैं, अगर कुंडली में ज़्यादा ताकत प्राप्त कर लें या उच्च होकर बैठ जाएं, लिब्रा में बैठ जाएं, 7 नंबर तुला राशि में बैठ जाएं, तो वहाँ उच्च हो जाते हैं। तो शनिदेव की ही चलती रहती है, भली वो पकड़ पाओ या नहीं पकड़ पाओ। यानी शनिदेव, और ये शनिदेव अच्छे वाले शनिदेव होते हैं, ये कोई ख़राब शनिदेव नहीं होते हैं। ऐसा हमारा कुंडली की स्कैनिंग जो करी गई है उसकी एवरेज जो है वो अनुभव है, जो एवरेज निकल के आई है वो अनुभव है, क्योंकि कुंडली की स्कैनिंग जो है हर एक कुंडली के लिए अलग हो जाती है। अब यहाँ पर जो गुरु जो बैठे हुए हैं, अब गुरु की एक समस्या बनी हुई है आंतरिक प्रकृति के हिसाब से। गुरु को लगता है कि ये जातक जो है, इस जातक को जितना अधिक धर्म के मार्ग पे चलाया जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा बुरा दिखवाया जाएगा, तो ही इसका जीवन संभल पाएगा। अब जातक जो है, जातक कोई संन्यास आश्रम में नहीं है इस समय पर, एक सामान्य जातक है, घर परिवार है, बच्चे हैं। अब जातक ग्रह को सपोर्ट कैसे कर सकता है, यह निर्णय उसके स्वयं के हाथ में बना रहता है। कर्म करने का अधिकार उसके पास है। जातक ने क्या करा, और यह भी उसका प्रारब्ध ही रहा होगा, ईश्वर की इच्छा ही है, उसका ही संचित कर्मों में से निकल के जो प्रारब्ध आया है कि इतने समय तक आपको भटकना पड़ेगा, हर एक अच्छी स्थिति होते हुए भी। इसमें शुक्र बार में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, उसके पश्चात भी जातक मांगने पर विवश है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। गुरु और शनि की आपसी लड़ाई में जातक ने केवल और केवल गुरु का साथ दिया। अब इसको समझिएगा कि जैसे कि मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं और आपको व्यवहार नहीं आता है, मीठा व्यवहार नहीं आता अपने ग्राहक के साथ, आप उसके पे पर्सनल चले जाते हो, कोई भी चीज़ है उस पर व्यंग कर देते हो और ये धारणा बना के रखते हो कि मैंने तो सच बोला है। तो आप खुद समझिए कि युग कैसा है, और आपको अगर कोई बोल दे तो बहुत ज़्यादा आपका मुंह फूल जाता है, बहुत बुरा लग जाता है आपको। आप मजाक तो करना चाहते हो लेकिन मजाक सहन नहीं कर सकते, और हमेशा एक ही राग जो है अलापते रहते हो, एक ही राग पे अभ्यास करते रहते हो कि मैं तो सच बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ। आप दुकान खोल के बैठे हो, अगर दुकान चलानी नहीं आती आपको अपने मीठे व्यवहार से, तो आप किस आधार पर व्यापारी हुए? अगर कोई व्यक्ति आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, आपके शॉप पे आया है, सामान लेके जा रहा है, तो आप उस पर क्यों व्यंग जो है बोलना चाह रहे हो? पूरे देश की डिस्कशन उसके साथ करना चाह रहे हो, उसका भी समय ख़राब कर रहे हो और यह बता रहे हो कि आपके पास तो टाइम ही टाइम है। और फिर थोड़े दिनों में आपकी जो है बिगड़ जाती है, और फिर आपको लगता है कि पता नहीं मेरे ग्रह खराब हैं, पता नहीं मेरे साथ किसी ने कुछ करवा दिया है, पैसा नहीं आ पा रहा है। तो समझिए इस बात को। तो यहाँ पर जातक क्या गलती कर रहा था? जातक सिर्फ और सिर्फ चुनाव यह कर रहा था कि जो विषय उसकी निजी जीवन में धर्म की पालना होनी चाहिए थी वह दूसरों पर थोप रहा था। जैसे कि हाईवे पे आप गाड़ी चला रहे हो, एक गाड़ी आपके आगे चल रही है
कुछ समय हो गया है, आप उसको डिपर भी दे रहे हो, लाइट भी मार रहे हो, हॉर्न भी दे रहे हो, और आपको ऐसा दिख गया है कि वह व्यक्ति गलत तरीके से गाड़ी भी चला रहा है और फ़ोन पे बात करता हुआ जा रहा है। तो उस समय अनजान हाईवे है, तो आपको लेफ़्ट का इंडिकेटर देकर वहाँ से निकल जाना है, उसको याद नहीं रखना है। अब जातक क्या करता है, जातक यह करता है कि पहले उसको ओवरटेक करेगा, उसको हाथ देगा, गाड़ी रुकवाएगा, बाहर निकालेगा और उसको जो ट्रैफिक के जो नियम है वो समझाएगा और बोलेगा देखो मैं कितना अच्छा हूँ, कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। मूर्खता है ये, मूर्खता बोलते हैं इसको। इसलिए यह पता होना चाहिए कि कहाँ पर, किस क्षेत्र में, कैसी तरीके से हमारे को हमारा व्यवहार बना के रखना है। और यह बात भी देखिए कि जातक यह सब तो कर रहा है, लेकिन अगर उसको कोई टोक दे तो जातक को बहुत ज़्यादा फील हो जाती है कि आप मुझे कैसे बता रहे हो। यही है ग्रहों का एक प्रकार से प्रभाव जो पूर्ण मानसिकता पे जोर बना के रखता है। अब शुरू में जब कुंडली आई थी स्कैनिंग में, तो हम थोड़ा सा देख रहे थे इसमें कि बुध क्या कर रहा है, क्योंकि बुध जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, लग्नेश है और सुख स्थान का भी स्वामी है। तो ना तो धन है, ना सुख है, भटकाव है, आज ये वाला काम कर लो, कल को ये वाला काम कर लो। अब बुध की जो मूल प्रकृति जानने को मिली, बुध क्या करता है, बुध यह देखता है कि मेरा फ़ायदा किसके साथ में है। ऐसा नहीं है कि बुध जो है सूर्य देव से कोई लड़ाई रख रहा है। बुध यहाँ पर इतना समझदार है, बुध को ये पता है मेरा कल्याण जो इतने ताकतवर शनि है और अष्टम भाव के, यानी कि आने वाले समय का जो भविष्य है वो शनिदेव के साथ में है, इसलिए सूर्यदेव का कभी भी साथ नहीं दिया। इसलिए करी गई जो मेहनत है, वह मेहनत का जो बीज है कभी भी बुद्धि में नहीं आ पाया। केवल क्या आ पाया कि यहाँ पर जो ये बृहस्पति बैठे हुए हैं इनके हिसाब से चलो, और ये बृहस्पति LP1 इनके आगे लिखा हुआ, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। कमज़ोर बृहस्पति यानी कि बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं हो सकती आपके पास, बड़प्पन नहीं होगा आपके पास। अब ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसमें कोई भी उपाय दे दोगे उससे बड़प्पन आपके अंदर आ जाएगा। जीवन को जिए बगैर, कड़वे और मीठे अनुभवों के अभाव में आपके पास बड़प्पन आ जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। अब जातक का भाग्य बहुत अच्छा था, क्योंकि ये किसी पहचान में ही कुंडली हमारे पास आई थी स्कैनिंग के लिए। तो उस समय हम अपने पैनल के पास ही बैठे हुए थे, यानी कि पैनल खुला हुआ था और जातक से फ़ोन पे बात हुई। कुंडली तो बहुत बाद में आई, ऊर्जा सामने दिख जाती है अगर पैनल से जुड़े हुए होते हैं। अगर पैनल से दूर होते हैं तो थोड़ा सा जो कैलकुलेशन होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। लगभग 100% जो कैलकुलेशंस है वो संभव नहीं हो पाती। जो ऊर्जा जो है अगर उसे जुड़ जाते हैं, जब जुड़ते हैं, जब स्कैनिंग करते हैं तो बिल्कुल जो है क्लियर हो जाता है कि चल क्या रहा है, और उसी हिसाब से जो है आगे उनको मदद में थोड़ी सरलता हो जाती है समझाने में। तो 3 बार इनसे बहुत देर तक बात करके इनको समझाया गया कि जीवन जिया कैसे जाता है, आपके व्यवहार में यह कमी है और इस एज पर आपने अपने जीवन में यह गलत डिसीजन लिए। आपको जिस भी व्यक्ति ने समझाना चाहा, आपने उसको टोका कि तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, जितने भी सारे समझदार हैं मैं उनका सरदार हूँ। देखिए कितना अहंकार। ये LP1 गुरु लगन में बैठे हुए हैं और 3 नंबर में बैठे हुए हैं। 3 नंबर यानी कि द्वि स्वभाव जो है राशि है, तो ये प्रारब्ध ही है। तो अब यह चीज़ निकालने के लिए छोटी सी रेमेडी इनको दी गई, और बहुत साधारण सी रेमेडी है। इस असर को ख़त्म करने के लिए यह जो असर बना हुआ है, जो नेगेटिविटी घर बना के बैठी हुई है, इनसे प्रार्थना करी गई कि अगर ताज़ी जो भांग अगर आपको मिल जाती है कहीं से, तो प्रार्थना रहेगी भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए 2 से 3 पत्तियां रोज़ चबा लीजिए 108 दिन तक।
ये जो असर जो इतना ज़्यादा बना हुआ है कई वर्षों का, ये ख़त्म हो जाएगा और आपको स्वयं के निर्णयों पे दोबारा विचार करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है मन प्रेरित करने लग जाएगा। और अब आप मूल प्रकृति में आ जाओगे कि जैसे सामान्य धर्म अनुसार समाज में जो क्रिया होती है, यह तो किसी ने भी नहीं कहा कि आप गलत मार्ग पे चलो, लेकिन यह भी व्यवहार बिल्कुल गलत है कि हर जगह अपनी जो नीतियाँ वो थोपते रहो और वो नीतियों का कोई बेस नहीं है। प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत होती है, प्रेम से ही सारी चीज़ें चलती हैं और प्रेम से ही ग्रह भी आपके लिए बड़ा आशीर्वाद बनाकर रखता है। और ये अहंकार जिसके अंदर आ जाता है उस व्यक्ति को तो नष्ट होना ही होना है। तो ये उपाय करा गया और उसके पश्चात बात करी गई। देखिए कुंडली कैसी है, उपाय क्या दिया गया, यही है डीप स्कैनिंग जब करी जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उपाय दे दो, कैसी भी स्थिति समझ लो, इसको रीड करना पड़ता है, उसमें समय लगता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे शुक्र और मंगल की। शुक्र और मंगल एक ऐसे ग्रह हैं कि जातक क्या करता है, जातक बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ के पीछे भागता है। एक कमी उसके जीवन में बनी रहती है कि मैं यह काम कैसे कर सकता हूँ, मैं तो इतने बड़े घर का हूँ, मैंने जीवन ऐसे जिया है। यानी कि अगर उसको दफ्तर में स्वयं से कभी झाड़ू लगानी लग जाए और स्वयं से कभी पानी पिलाना लग जाए तो कूड़ा पड़ा रहेगा, व्यक्ति प्यासा चला जाएगा, लेकिन बड़े साहब हिल नहीं सकते हैं। अब आप सोचिए ऐसे व्यवहार के साथ कैसे कोई इमारत बना सकता है। हर कोई इस व्यवहार से परेशान हो जाएगा। और शुक्र जबकि हमारे पैनल पे क्या संदेश दे रहे थे, शुक्र यही संदेश दे रहे थे कि मैं हर प्रकार से आपको सपोर्ट करूँगा। शुक्र नीति को अगर समझ पाए थोड़ा सा तो समझाया गया कि शनि देव की जो नीतियां हैं उन पे थोड़ा सा चलने का प्रयास करिए, महादेव की शरण प्राप्त करिए। गृहस्थी में रहकर भी सद आचरण करते हुए आप बहुत अधिक पूजा पाठ कर सकते हो, लेकिन वह आपका निजी विषय है। आपके हिसाब से जो सही है गलत है उसको आप अपने तक रखिए। हर व्यक्ति को बुला बुला के धर्म का ज्ञान मत दीजिए, यह व्यवहार ठीक नहीं है। ऐसे तो कोई भी नहीं करता है। कोई व्यक्ति आपके पास आया है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके मन में ऐसा भाव आया है कि मेरे मन में ऐसा ईश्वर विचार दे रहे हैं, पता नहीं आपके मुख के दर्शन करके मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप मेरी समस्या का सॉल्यूशन दे सकते हो। तो उसमें भी उसको कर्म के लिए प्रेरित करना है, ना कि उसको यह सिखाना है कि तुमने जीवन में यह पाप कर्म करे, यह पुण्य कर्म करे। और यही व्यवहार जब आपके साथ होता है तो आप वहाँ से भाग जाते हो, तो ये ठीक नहीं है। और समझिएगा ये ग्रह जो हैं ये ऊर्जा मात्र हैं, ये ग्रह कोई आपका हाथ नहीं पकड़ता है। आप जिस मानसिकता के साथ खड़े हो जाते हो वह मानसिकता ऊपर आ जाती है। और समझिएगा इस बात को, अलग प्रकार से चलोगे, रोड के बीच में चलोगे और बार बार यह बोलोगे कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, यह व्यवहार ठीक नहीं है। क्षेत्र भी देखना पड़ता है, जिसको बड़े बूढ़े कह गए तेल देखो और तेल की धार देखो। अब यह अवस्था धीरे धीरे इनकी ख़त्म होने लग गई है। समझ में आ गया है कि ये कड़वे जो अनुभव है इनको बहुत लंबे समय तक धारण नहीं करना चाहिए। प्रेम से ही सारी चीज़ें संभव होती हैं और कुछ अवस्थाओं पे जवाब नहीं होता है, किसी के पास भी जवाब नहीं होता है, तो उस समय मौन हो जाना चाहिए, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है और शनिदेव भी समय को ही सूचित करते हैं। तो ये थी हमारी कुंडली। अब कुंडली की स्कैनिंग के भी जो है एक एक जो भाग जो हैं जैसे हमारे पास आती रहती हैं, बहुत सारी कुंडलियां हैं, तो उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। और मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि जो मैं स्कैनिंग में जो बातें बताता हूँ उनको समझने का प्रयास करिए। ये रट्टे वाली विद्या नहीं है कि इस भाव में यह बैठा हुआ तो ये फल निश्चित है, ऐसा नहीं हो सकता। जातक से बात भी करी जाती है और समझा भी जाता स्थितियों को। कई बार जातक बहुत ज़्यादा परेशान है तो उस समय थोड़ा सा शब्दों को थोड़ा सा मध्यम करते हुए समझाया जाता है।
इंतज़ार करा जाता है, ये ऐसा स्कैनिंग का ऐसा कार्य नहीं है। मैं कभी भी ऐसे बात नहीं करता हूँ कि मैंने तो आपको बता दिया, आप जानो, आपका काम जानो। कभी भी स्कैनिंग पे ये नियम शर्तें नहीं रखी जाती हैं कि आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, 2 क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चनों के लिए प्रार्थना तो करी जाती है, लेकिन मूल ऊर्जा निकाली जाती है कि ठीक है, अब आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए, लेकिन मेरी प्रार्थना रहेगी जो हमने जो यहाँ पर चीज़ निकाली है, आप एक बार उसको भी समझ लीजिए। तो ये होगी हमारी कुंडली की स्कैनिंग। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ, नई कुंडली के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय मां।